ओके, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ने बेटा क्या डिस्कस किया था? हमने लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर केमिकल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सभी को समझ में आई थी या नहीं आई थी? प्लीज राइट डाउन इन चैट। हम लोगों ने 4 कंपोनेंट्स कंप्लीट कर लिए थे, 4 हार्डनेस सब्सटेंस कंप्लीट कर लिए थे। दैट इज अ टेम्पररी कैल्शियम कंप्लीट कर लिया था हमने, टेम्पररी मैग्नीशियम कंप्लीट कर लिया था, परमानेंट कैल्शियम, परमानेंट मैग्नीशियम हमने कंप्लीट कर लिया था। Am I audible and visible to all of you clearly? यस मैम, ठीक है बेटा। चलो, इन चारों के बारे में लाइन से इन चारों के अंदर लाइम सोडे की रिक्वायरमेंट क्या थी? राइट डाउन। देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? हार्डनेस कोडिंग कॉजिंग सब्सटेंस जो थे उनके बारे में कुछ आपको डिस्कस कर लिया था, उसको लिखा है। केमिकल इक्वेशंस हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी, जिसको आज अभी हम आगे चलेंगे, इसको वापस डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देन फिर हमारे पास में क्या था बेटा? लाइम सोडा रिक्वायरमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब हमारे पास में सबसे पहला कौन था? टेम्पररी कैल्शियम। टेम्पररी कैल्शियम का मतलब क्या था हमारे पास में? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दो कंपोनेंट यदि है पानी के अंदर, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए था बेटा? हमने इक्वेशन लिखी थी कल। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आ रहा था? एल की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। यदि हमारे पास में टेम्पररी मैग्नीशियम की बात करें हम, तो टेम्पररी मैग्नीशियम के अंदर किसके? टेम्पररी मैग्नीशियम मतलब क्या हुआ? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट हुआ। इसकी रिक्वायरमेंट हम देखें तो क्या रिक्वायरमेंट है इसकी बेटा? इसकी रिक्वायरमेंट हमने कल देखी थी। इसकी रिक्वायरमेंट क्या आ रही थी बेटा? 2L, ठीक है ना, 2L आ रही थी। कल हमने कंप्लीट किया था, 2 लाइम के मॉलिक्यूल्स चाहिए थे हम इसको रिमूव करने के लिए। नाउ आफ्टर दैट इट विल गो फॉर परमानेंट कैल्शियम। परमानेंट कैल्शियम का मतलब क्या होगा बेटा? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये 3 कंपोनेंट जो हैं परमानेंट कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ये अपने पास में पानी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको रिमूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी हमारे पास में? ओनली एस की रिक्वायरमेंट थी। ये इक्वेशन हमने कल कंप्लीट की थी, राइट। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था? परमानेंट मैग्नीशियम, सेम मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट इज प्रेजेंट इन द वाटर। तो हमारे पास में परमानेंट मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी बेटा? यहाँ पर L+S की रिक्वायरमेंट थी। L+S की रिक्वायरमेंट क्यों थी? हम जैसे ही लाइम का मॉलिक्यूल दे देते हैं, तो मैग्नीशियम जो है वह MgOH के होल्डवाइज की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है, बट साथ ही साथ पानी के अंदर परमानेंट कैल्शियम है वो क्या हो रहा था? इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो परमानेंट कैल्शियम को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? रिमूव करना पड़ेगा। और परमानेंट कैल्शियम जो है वो कैसे रिमूव होता है? परमानेंट कैल्शियम को रिमूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहती है बेटा? सोडे की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमारे पास में परमानेंट मैग्नीशियम को कंप्लीट रिमूव करना है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा? L+S होती है। नाउ द नेक्स्ट, अब हमारे पास में क्या बच गए? हमारे पास में बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो भी हार्डनेस करते हैं। यदि पानी के अंदर बाइकार्बोनेट आयन्स हैं, जैसे अपने पास में नेगेटिव HCO3 आयन्स हैं, ये जनरली आयन फॉर्म में नहीं होते हैं, हमेशा ये क्या होते हैं? कंपाउंड फॉर्म्स में होते हैं। तो इसके अंदर जनरली किसकी फॉर्म में होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म के अंदर पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसको रिमूव करना, ये हार्डनेस कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे? इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे हम लोग पहले काम करते हैं लाइम मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ताकि क्या हो? ये जो कार्बोनेट है वो टूट जाए। ये कार्बोनेट कब टूट सकता है? जब हम कैल्शियम के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दें, तो ऐसी कंडीशन के अंदर टूट सकता है। मैंने क्या करा दिया? इसकी रिएक्शन लाइम मॉलिक्यूल से करा दी। जैसे ही लाइम मॉलिक्यूल के साथ उसकी रिएक्शन कराई, तो इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस साथ में क्या मिल जाएगा? H2O मिल जाएगा, और साथ में क्या मिल जाएगा? सोडियम है ना हमारे पास में, तो सोडियम, यहाँ पे सोडियम होता हमारे पास में, तो यहाँ पे जैसे यदि केवल ये आयन लेते तो क्या मिलता? कार्बोनेट आयन मिल जाता हमारे पास में, CO3-2 मिलता। बट यदि हमने क्या लिया है? NaHCO3, बिकॉज ये इसी फॉर्म के अंदर पानी के अंदर होता है। इसकी रिएक्शन जब मैंने लाइम के साथ में कराई बेटा, तो क्या हुआ? लाइम के साथ रिएक्शन कराते ही कैल्शियम कार्बोनेट तो बना ही बना, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बना, और साथ में क्या बन गया? Na2CO3। दैट मीन्स सोडा इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। यदि हमारे पास में क्या है? बाइकार्बोनेट आयन है, तो बाइकार्बोनेट आयन के अंदर क्या होता है? सोडा प्रोड्यूस्ड होता है, और लाइम क्या होता है बेटा? कंज्यूम होता है।
लाइन का मॉलिक्यूल तो क्या हुआ, यूज्ड अप हुआ इसको तोड़ने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर और कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर। बट साथ ही साथ क्या हुआ अपने पास में, यदि हमारे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में था तो साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस हो गया हमारे पास में, एक सोडा प्रोड्यूस्ड हो गया। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इट, यदि हम बाइकार्बोनेट आयन सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, एल कंज्यूम होता है इसके अंदर और एस जो होता है वो क्या होता है बेटा, एस इसके अंदर प्रोड्यूस्ड होता है। जो कंज्यूम होता है उसको तो हमने एल लिखा है, प्लस में लिखा है, और जो प्रोड्यूस हुआ उसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस में लिखना पड़ेगा। तो बाइकार्बोनेट आयन की रिक्वायरमेंट होती है क्या होती है बेटा, एल माइनस एस होती है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो है मिनरल एसिड्स भी है हमारे पास में। मिनरल एसिड्स के अंदर H प्लस आयन्स होते हैं। मिनरल एसिड जब पानी के अंदर होते हैं तो दे आर आल्सो कॉजिंग हार्डनेस। तो मिनरल एसिड H प्लस आयन है, इसको OH आयन के साथ में मिला दे तो ये क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। तो हम इसके अंदर हम क्या करते हैं, लाइम मॉलिक्यूल मिला देते हैं, जिससे क्या होगा ये H2O की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगी हमारे पास में, H2O की फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, Ca+2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा पानी के अंदर और 2H2O की मॉलिक्यूल। दैट मींस दिस H प्लस आयन तो डिसॉल्व हो गया पानी के अंदर, न्यूट्रल फॉर्म में चला गया, अपना एसिडिटी छोड़ दी उसने। बट साथ ही साथ क्या हो गया इसके अंदर, परमानेंट कैल्शियम इंट्रोड्यूस हो गया। अब परमानेंट कैल्शियम इंट्रोड्यूस हो गया तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। कि परमानेंट कैल्शियम को रिमूव करने के लिए क्या करोगे आप लोग, परमानेंट कैल्शियम को रिमूव करने के लिए हमने ऊपर रिएक्शन देखी, क्या चीज करते हैं हम लोग, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराते हैं, सोडे के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और साथ में Na प्लस आयंस। तो यदि हमारे पास में पानी के अंदर H प्लस आयंस हैं, मिनरल एसिड्स हैं, H प्लस आयन दैट मींस मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स पानी के अंदर हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एल जो ये जो अपने पास में लाइन है एल जो है वो कंज्यूम होता है और साथ ही साथ कण सोडे की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो मिनरल एसिड को किसकी रिक्वायरमेंट रहती है बेटा, एल प्लस एस की रिक्वायरमेंट रहती है। मिनरल एसिड्स के अंदर कौन कौन से एसिड्स आ जाते हैं, इसके अंदर आपके पास में HCl आ जाएगा, इसके अंदर आपके पास में H2SO4 आ जाएगा, राइट। HCl H2SO4 ये दोनों मिनरल एसिड की फॉर्म के अंदर आते हैं। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर बोथ, दोनों के लिए इक्वेशन लिखें। क्या इक्वेशन लिखोगे आप लोग, फटाफट से कॉपी के अंदर इक्वेशन लिखें। यहाँ पे HCl की जगह, यहाँ पे H का साइन की जगह क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा और यहाँ पे CaCl2 प्रोड्यूस हो जाएगा। जब CaCl2 प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे NaCl बन जाएगा। यदि हमारे पास में HCl को हम लेते हैं तो उस केस के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCl आ जाएगा 2HCl H प्लस आयन की जगह पर, तो यहाँ पे CaCl2 प्रोड्यूस होएगा और CaCl2 प्रोड्यूस होएगा तो बायोरेडिक की फॉर्म के अंदर क्या देगा, ट्वाइस NaCl देगा। तो राइट ऑन द इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन आप लोग खुद लिखें। सेकेंड हमारे पास में है H2SO4, इसकी इक्वेशन आप लोग खुद लिखें फटाफट से जल्दी से बेटा। HCl की इक्वेशन आप लिखो, मैं H2SO4 की रिएक्शन लिख रही हूँ नीचे। H2SO4 के अंदर ट्वाइस मॉलिक्यूल लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2H प्लस आयन ऑलरेडी मिल रहे हैं हमें। तो जब लाइन का 1 मॉलिक्यूल आप मिलाओगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2 बन जाएगा और कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। कैल्शियम सल्फेट की परमानेंट हार्डनेस इंट्रोड्यूस हो जाएगी और 2H2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। इस परमानेंट कैल्शियम को हटाने के लिए, इस परमानेंट कैल्शियम को हटाने के लिए क्या मिलाना पड़ेगा बेटा, सोडा मिलाना पड़ेगा। और जब सोडा मिलाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaCO तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास में, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। दैट मींस इन द केस ऑफ HCl और H2SO4 दोनों ही केस के अंदर क्या रिक्वायरमेंट रहती है हमारे पास में, L प्लस एस की। मिनरल एसिड्स जो भी हैं HCl है H2SO4 है, इन सभी की रिक्वायरमेंट क्या रहती है बेटा, L प्लस एस की रिक्वायरमेंट रहती है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, राइट डाउन इन योर चैट, चैट में लिखते चले जाएं बेटा आप लोग, समझ में आ रहा है तो। विल गो फॉर द फर्दर, फटाफट से डिक्टेट कर लें। हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट पे चल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम लोग ले रहे हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ, ये वाला कल वाला ही है, तो इसको अपन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम ले रहे हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड।
यदि पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी अपनी हिस्सों से ज्यादा होती है तो वो भी क्या करती है, हार्डनेस करती है, तो उसको भी रिमूव करना होता है। बट नेचुरल है, कार्बन डाइऑक्साइड तो किसकी फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास में जो CO2 है उसकी रिएक्शन किससे करा देना है, लाइम मॉलिक्यूल के साथ में इसकी रिएक्शन करा दो। जैसे ही लाइम मॉलिक्यूल के साथ में इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बना लेगा, ये CaCO3 बना लेगा और साथ में क्या बन जाएगा अपने पास में H2O, राइट। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन। CaCO3 की फॉर्म के अंदर CO2 जो है क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दैट मींस इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन वाटर इट रिक्वायर्स ओनली L, ओनली लाइम का मॉलिक्यूल यदि होगा तो भी ये प्रेसिपिटेट हो जाएगी। कई बार क्या होता है H2S प्रेजेंट रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आल्सो इज प्रेजेंट इन द वाटर समटाइम्स। तो क्या होता है, ये जो एस होता है वो CDS की फॉर्म के अंदर कैल्शियम सल्फाइड की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है। तो इसकी हम क्या रिएक्शन कराएंगे, लाइम मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो सेम जैसे अभी ऊपर रिएक्शन हुई थी वहां पे CaCO3 बना था, यहाँ पे कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सेम 2H2O मॉलिक्यूल मिलेंगे हमारे पास में। दैट मीन्स यदि हमारे पास में क्या होता है H2S गैस प्रेजेंट है तो वो भी क्या करती है बेटा, वो भी हमारे पास में लाइम की रिक्वायरमेंट को बताती है। उसको ये प्रेसिपिटेट करना है, उसे हटाना है तो भी हमें क्या चाहिएगा, हमें लाइम मॉलिक्यूल चाहिएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, 100/34, 32 + 2 34, 100/34 is the multiplication factor for H2S। कंप्लीट हो गया बेटा, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। अभी सभी का मैं पूछूंगी कि L+S क्या किसका क्या रिक्वायरमेंट थी, तभी मैं ना गुल नहीं हो जाना। ओके, नीचे वाला इरेज कर रहे हैं अब आपका, फिर हम कोगुलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोगुलेंट्स के बारे में बेटा ओके, समटाइम आप क्या करते हो, पानी के अंदर हम कोगुलेंट भी मिलाते हैं। कोगुलेंट्स मतलब क्या हुआ, 3 तरह के कोगुलेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे बेटा। कोगुलेंट कौन कौन से थे हमारे पास में, 9th नंबर पे हम ले लेते हैं कोगुलेंट्स, ठीक है। अलग अलग पीएच के ऊपर अलग अलग कोगुलेंट्स यूज करते हैं हम लोग पानी को क्लीन करने के लिए या उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो 3 कोगुलेंट्स के अंदर पहला कोगुलेंट जो होता है जो यूज किया जाता है दैट इज फेरस सल्फेट 7H2O। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन विट्रॉल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। मैंने आपको जब अपने ये टेबल स्टार्ट की थी तभी बताया था कि जो आयरन है वो किसकी फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है, FeOH के होल ट्वाइस की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है। तो वी हैव टू राइट द इक्वेशन। इसके अंदर जो नुकसान करता है वो कौन है, मेटल आयन है। इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, मेटल आयन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले FeOH के होल ट्वाइस की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है, तो बट नेचुरल है वी विल स्टार्ट द रिएक्शन विद द लाइम मॉलिक्यूल। लाइम मॉलिक्यूल के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बना लेगा, FeOH का होल ट्वाइस बना के प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बट साथ ही साथ ये क्या कर देगा, परमानेंट कैल्शियम इंट्रोड्यूस कर देगा। अब ये जो परमानेंट कैल्शियम हमारे पास में इंट्रोड्यूस हो गया, परमानेंट कैल्शियम, इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करना पड़ेगा तो क्या मिलाना पड़ेगा बेटा, इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा, सोडा मिलाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स हमारे पास में यदि पानी के अंदर यदि ग्रीन विट्रॉल प्रेजेंट है, हमने कोगुलेंट की फॉर्म के अंदर ग्रीन विट्रॉल यूज किया है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, L+S रिक्वायरमेंट रहती है। समझ में आ रहा है सभी को, राइट डाउन इन योर चैट। ओके बेटा, नेक्स्ट कोगुलेंट व्हिच वी आर यूजिंग दैट इज एलम। एलम भी हम लोग यूज करते हैं। एलम का फुल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, Al2SO4 का होल ट्वाइस K2SO4.34H2O। बट इसके अंदर मेन जो हार्डनेस करता है वो कौन करता है, एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो हार्डनेस करता है। तो हम जो इक्वेशन है वो एल्यूमिनियम सल्फेट के Al+3 आयन के साथ में देखेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो Al+3 आयन है वो हार्डनेस करता है।
नाउ द इक्वेशन, यहाँ पे एल के कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं बेटा, एक एल्यूमिनियम सल्फेट मॉलिक्यूल के अंदर 2 एल के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो 2Al+3 मुझे प्रेसिपिटेट कराना है। एल्यूमिनियम किस फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लाइन मॉलिक्यूल के साथ में इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी। जैसे ही लाइन मॉलिक्यूल, अब ये बैलेंस नहीं हो रहा क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज है, Ca के ऊपर क्या होता है बेटा, +2 चार्ज होता है, और Al पे कितना है, +3, ये कितने हमारे पास में 2 है, तो ये इसको बैलेंस करने के लिए 3 to the 6, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे, तभी 3 to the 6 होएगा हमारे पास में बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। तो जब इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, 3Ca+2 आयन रिड्यूस हो जाएगा, साथ ही साथ हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल AlOH का होल थ्राइस प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये जो एल्यूमिनियम हार्डनेस कर रहा था वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। बट साथ ही साथ क्या होगा हमारे पास में, परमानेंट जो है, परमानेंट कैल्शियम जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। परमानेंट कैल्शियम को रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परमानेंट कैल्शियम के लिए हमें 3 मॉलिक्यूल है तो 3 छोड़े के मॉलिक्यूल चाहिए, और ये क्या कर लेंगे, 3CaCO3 बना लेंगे, और साथ में क्या मिल जाएगा, कितने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे बेटा यहाँ पे, 3Na+2, 3 और 6, 3 2 6, तो 6Na+ आयंस मिल जाएंगे हमारे पास में। दैट मीन्स यदि हमारे पास में कौन है, एटम है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट वो क्या रहेगी, L+S रहेगी, क्योंकि अभी 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करी है इसलिए 3 प्रोड्यूस हुआ है, तो ये दोनों क्या होता है हमारे पास में, यदि इस इक्वेशन को हम देखें तो 3Ca+2 is equivalent to 2Al+3, इसकी वजह से इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है बेटा, L+S रिक्वायरमेंट रहती है। The third covalent which we are using is a sodium meta-aluminate. Sodium meta-aluminate को हम लोग यूज करते हैं। अब सोडियम मेटा-एल्यूमिनेट की हीटिंग कैसे होती है, ये सोडियम मेटा-एल्यूमिनेट ले लिया मैंने, अब इसमें जो एल्यूमिनियम है वही हार्डनेस करता है, सोडियम आयन हार्डनेस करता नहीं है। अब ये जो एल्यूमिनियम आयन है हार्डनेस कर रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या मिलाना पड़ेगा बेटा, लाइन का मॉलिक्यूल मिलाना पड़ेगा। जैसे ही लाइन का मॉलिक्यूल मिलाएंगे, अच्छा लाइन का नहीं तो ऑलरेडी पानी के अंदर रिएक्शन करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, यहाँ पे लाइन मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये वाटर के साथ में सीधा ही रिएक्ट कर जाता है। ये 2H2 वाटर के साथ में रिएक्शन कर जाता है और क्या बना लेता है बेटा, AlOH का होल ट्वाइस बना लेता है, जो पीपीटी फॉर्म पे आ जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पे 2NaOH के जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। 2NaOH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 OH आयन मिल रहे हैं, 2 OH आयन किसके बराबर हो गए, एक लाइम मॉलिक्यूल के बराबर हो गए। लाइम के अंदर कितने OH आयन्स होते हैं, 2 OH आयन्स होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कंज्यूम तो कुछ भी नहीं हुआ, बट प्रोड्यूस क्या हुआ, 1L प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, बिकॉज इसको इस तरह से समझ सकते हो, CaOH का वोल्टेज जो है वो इक्विवेलेंट होता है 2 NaOH मॉलिक्यूल के बराबर, क्योंकि दोनों के अंदर OH क्या होता है, बराबर होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1L इज प्रोड्यूस्ड हियर। समझ में आ रहा है सभी को, अनम्यूट करो कोई जना अपने आप को और बोले, चित्रंजन, चित्रंजन आ रहा है बेटा, ठीक है, फटाफट से इसे डिक्टेट कर लें, फिर हम ट्रीटेड वाटर के बारे में बात करें। हो गया कंप्लीट बेटा, उतार दिया सभी ने, डिक्टेट कर लिया, ओके, रौनक, चित्रंजय, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। मैम थोड़ा सा कैमरा साइड करना इधर में, ओके, हो गया मैम, ठीक है, यस मैम। ऊपर वाला इरेज कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड H2S को, उसको लिखना चालू करें।
नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं ट्रीटेड वाटर। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब हम लाइम और सोडा यूज करते हैं कमर्शियल स्केल के ऊपर, तो हम लोगों को पता नहीं होता है कि कितनी इम्प्योरिटीज है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, गैलन्स ऑफ वाटर होता है, पब्लिक सप्लाई का पानी होता है, गैलन्स ऑफ वाटर होता है, जिसको हमको क्या करना होता है, उसके अंदर से हार्ड डिस्क को रिमूव करना होता है। जब उसमें से हार्ड डिस्क को रिमूव करना होता है तो एक्चुअली क्या होता है, जो पानी आता है घरों से होके, हाउस होल्ड से होके, उसको क्या, उसके अंदर क्या किया जाता है, लाइम के और सोडे के कट्टे खोल दिए जाते हैं। मतलब एक डेफिनेट अमाउंट के अंदर, लाइम इतने गैलन वाटर है तो इतने उसके अंदर अपने पास में लाइम के और सोडे के क्या होंगे, कट्टे खोल दिए जाते हैं। जब उसके अंदर वो कट्टे खोल दिए जाते हैं बेटा, तो कई बार क्या होता है कि जो ट्रीटेड पानी, जो ट्रीटमेंट हो रहा होता है, जो ट्रीटेड वाटर होता है, उसके अंदर क्या होता है, आफ्टर ट्रीटमेंट जो पानी मिलता है उसके अंदर OH आयन और कार्बोनेट आयन जो है वो एक्सेस में हो जाते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, हार्डनेस करते हैं। तो उनको भी हमें क्या करना होता है बेटा, रिमूव करना होता है। तो विल गो फॉर ट्रीटेड वाटर के अंदर ये OH आयन और कार्बोनेट आयन ज्यादा आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर उनको कैसे रिमूव करेंगे, इसके बारे में बात। Now the next is treated water. ट्रीटेड वाटर के अंदर दो आयन्स होते हैं बेटा, A और B। ठीक है, जो पानी के अंदर यदि हमें एक्सेस में बता रहे हैं, या तो कार्बोनेट आयन बता रहा होगा कि एक्सेस के अंदर आ गया है, या फिर वो बता रहा होगा OH आयन एक्सेस में आ रहा है। तो जब कार्बोनेट आयन एक्सेस में आ रहा है तो व्हाट इट शोज कि हमारे पास में जो सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट था वो एक्सेस में हो गया था, तभी तो हमारे पास में कार्बोनेट आयन ज्यादा हो गए। जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तो हमारे पास में 2Na+ प्लस कार्बोनेट आयन्स मिलते हैं। तो ये जो कार्बोनेट आयन्स वो क्या कर रहे हैं बेटा, हार्डनेस कर रहे हैं। तो इसको रिमूव करने का बेस्ट वे होता है कि हमारे पास में यदि कार्बोनेट आयन पानी के अंदर ज्यादा है तो उसको सोडियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जब भी पानी के अंदर कार्बोनेट आयन ज्यादा है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा, उसमें सोडे की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहता है दैट इज 100/60 रहता है। यदि हम OH आयन्स की बात करें तो OH आयन कहाँ से आए, मतलब लाइम मॉलिक्यूल जो है जब वो टूटता है क्या बनाता है, वो बनाता है आपके पास में, लाइम मॉलिक्यूल जब टूटता है क्या बनाता है, वो OH आयन बनाता है। तभी पानी के अंदर OH आयन क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। तो इसको, और साथ ही में क्या हो रहा है, परमानेंट कैल्शियम भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा, सोडा मिलाना पड़ेगा, तभी वो क्या होएगा, रिमूव होएगा। अब इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कैल्शियम जो है वो तो कैल्शियम का रिड्यूस हो जाएगा, साथ ही साथ हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2OH आयन जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, एज वेल एज हमारे पास में क्या मिल जाएगा, ये 2Na+ आयंस मिल जाएंगे, 2Na+ आयंस मिल जाएंगे। दैट मीन्स जब भी लाइम मॉलिक्यूल टूटता है तो वो क्या बनाता है, Ca+2 एंड 2OH आयंस बनाता है। तभी पानी के अंदर OH आयंस क्या हो रहे थे, ज्यादा हो रहे थे। तो जब अपने पास में OH आयंस ज्यादा हो रहे थे तो साथ ही साथ वो क्या कर रहा था, परमानेंट कैल्शियम भी इंट्रोड्यूस कर रहा था। तो परमानेंट कैल्शियम को इंट्रोड्यूस कर रहा था, हमारे साथ में क्या मिलाना पड़ रहा था, हमें सोडा मिलाना पड़ रहा था। तो लाइम और सोडे का मॉलिक्यूल आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं, OH आयंस बना लेते हैं, H2 ये 2Na+ बना लेते हैं। दैट मींस जब भी पानी के अंदर हमारे पास में OH आयन ज्यादा होंगे तो हमारे पास में L+S की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। क्लियर, जब भी कार्बोनेट आयन होते हैं तो किसकी रिक्वायरमेंट रहती है बेटा, ओनली सोडे की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यदि हमारे पास में पानी में OH आयन्स हैं तो हमारे पास में L+S दोनों की रिक्वायरमेंट रहती है। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ गया है बेटा? Write down in chat. दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्लीट। अपने बारे में किसके बारे में बात करी है, हमने हमने लाइम सोडे की रिक्वायरमेंट की बात करी कि हमें लाइम सोडे की रिक्वायरमेंट किस किस चीज के लिए रहती है। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक बेटा?
हिमांशु क्या लिखा है बेटा? मैम ये इक्वेशन का हाँ हिमांशु क्या पूछना चाहते हो बेटा? कार्बोनेट आयंस हैं। हाँ, लोग ऑन द बोर्ड पे देखिए बेटा, ये आयन पानी का आयन। अब अपना कैमरा ऑफ करें बेटा, म्यूट करें अपने आप को। हाँ म्यूट म्यूट करो अपने आप को। लुक हियर, दिस इज द इक्वेशन। ये अपने पास में कार्बन आयन पानी में ज्यादा बता रहा है, तो ये आए कहाँ से? ये सोडियम कार्बोनेट जब टूटता है तो सोडियम आयन और कार्बन आयन बनाता है। अब ये कार्बन आयन पानी में हार्डनेस कर रहे हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा? सोडियम। ये सोडियम के साथ में कंबाइंड हो जाए तो ये क्या करेगा? सोडियम कार्बोनेट फॉर्म पे आ जाएगा। सोडियम कार्बोनेट फॉर्म पे आ जाएगा तो ये हार्डनेस नहीं करेगा। तो कार्बन आयन पानी में जब भी ज्यादा है तो उसको सोडे की रिक्वायरमेंट रहेगी। यदि अपने पास में लाइम मॉलिक्यूल है, तो लाइम मॉलिक्यूल जो है जब टूटता है बेटा तो क्या बनाता है? वो Ca+2 बनाता है और साथ में क्या करता है? 2 OH आयन दे देता है। तो ये तो H2 की फॉर्म के अंदर निकल जाएंगे, बट साथ ही साथ क्या हो जाता है? परमानेंट कैल्शियम जो है वो पानी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब इस परमानेंट कैल्शियम को हटाने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें सोडा चाहिए होता है। तो जब भी OH आयन है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या रहेगी बेटा? L+S की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट यदि कार्बोनेट आयन पानी के अंदर ज्यादा है तो उसको वो सोडे की रिक्वायरमेंट रहेगी। इज इट क्लियर? आया समझ में सभी को? चलो अब अपने काम करते हैं। आपने तो जगह छोड़ी थी बेटा, कल मैंने एक जगह छुड़वाई थी आपको, लाइन का फंक्शन और सोडे के फंक्शन का। उस पेज को खोलो फटाफट से, जल्दी से खोलो। सभी ने खोला वो पेज बेटा? चलो अब मेरे को बताओ इसके अंदर लाइन को किस किस, लाइन जो है फंक्शन ऑफ लाइन के अंदर किस किस की रिक्वायरमेंट रहती है? टेबल में क्या डाला है आपको से? ये रेस कर दूं मैं? सभी ने लिख लिया है बेटा? ओके, लाइन का फंक्शन और सोडे का फंक्शन देखते हैं हम। फंक्शन ऑफ लाइन, लाइन किस किस को रिमूव करने के लिए काम में आता है? टेम्पररी कैल्शियम, टेम्पररी मैग्नीशियम। परमानेंट कैल्शियम के अंदर काम में आता है क्या? नहीं काम में आता है। तो परमानेंट मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और किसके लिए यूज किया जाता है? जो लाइम मॉलिक्यूल है, लाइम इज आल्सो यूज्ड फॉर बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स के अंदर आ जाएगा आपके पास में HCl, H2SO4 की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए लाइम का फंक्शन काम में आता है। ठीक है ना? और फिर अपने पास में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज किया जाता है, H2S के लिए यूज किया जाता है। टेबल के अंदर देखते जाओ, मुझे बताते चले जाओ मैं सही लिख रही हूँ कि गलत लिख रही हूँ। लाइन की रिक्वायरमेंट और किसके लिए होती है? कोवलेंट के लिए होती है। कोवलेंट के अंदर भी स्पेशली किसके लिए? Fe+2 के लिए और Al+3 के लिए रिक्वायरमेंट होती है, राइट? एंड और किसके लिए होती है हमारे पास में? कार्बोनेट आयंस को तो नहीं चाहिए, बट OH आयन को तो लाइन चाहिए। ठीक है, और जो प्रोड्यूस होता है लाइन प्रोड्यूस, ये इन सभी को तो रिक्वायरमेंट रहती है लाइन को रिमूव करने के लिए, बट लाइन प्रोड्यूस भी होता है इसके अंदर किसी एक इक्वेशन के अंदर। लाइन प्रोड्यूस्ड एंड किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा था लाइन? -L कहाँ लिखा था हमने? चेक इट एंड राइट ऑन योर चैट, चैट के अंदर लिख के बताओ मेरे को। -L, तो इस वाली रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था बेटा? प्रोड्यूस्ड हो रहा था HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव के अंदर L-S था बेटा, L-S। मैं L की रिक्वायरमेंट कह रही हूँ, तो L की रिक्वायरमेंट तो सोडियम बाइकार्बोनेट में ही थी ना बेटा? सो राइट शुभम, क्लियर?
अब हम सोडे की रिक्वायरमेंट देखते हैं। फंक्शन ऑफ सोडा, फंक्शन ऑफ सोडा देखते हैं। तो सोडे की रिक्वायरमेंट कहाँ थी? टेम्पररी कैल्शियम में नहीं थी, टेम्पररी मैग्नीशियम में नहीं थी, बट परमानेंट कैल्शियम के अंदर सोडे की रिक्वायरमेंट थी। परमानेंट कैल्शियम जो है वो इसी से रिमूव हो रहा था। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट आ गया, तो उसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट थी। और किसमें रिक्वायरमेंट थी? परमानेंट मैग्नीशियम के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट थी? राइट, परमानेंट मैग्नीशियम के बाद में इसके अंदर किसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट थी? अच्छा, ये प्रोड्यूस कहाँ पर हो रहा था? साहिल आप बता रहे थे इट इज प्रोड्यूस्ड इन HCO3 नेगेटिव आयन। HCO नेगेटिव जो आयन था उसके अंदर L-S था, तो ये क्या हो रहा था? लाइन जो ये सोडा जो क्या हो रहा था? प्रोड्यूस हो रहा था। अच्छा, और सोडे की रिक्वायरमेंट कहाँ पर है? मिनरल एसिड्स को भी है, H+ आयंस को भी अपने पास में किसकी रिक्वायरमेंट है? रिमूव करने के लिए सोडे की रिक्वायरमेंट है। और किसको जरूरत है? कोवलेंट को नहीं थी क्या रिक्वायरमेंट बेटा? कोवलेंट को भी हमारे पास में रिक्वायरमेंट थी। कोवलेंट के अंदर भी Fe+2 और Al+3 को इसकी रिक्वायरमेंट थी। और फंक्शन ऑफ सोडा, फंक्शन ऑफ सोडा और किसमें सोडा की रिक्वायरमेंट थी? कार्बोनेट आयन ट्रीटेड वाटर के अंदर ज्यादा आ गए तो उसको रिमूव करने के लिए भी जरूरत थी। OH आयन पानी में ज्यादा आ गए तो उसको रिमूव करने के लिए भी किसकी जरूरत थी? हमारे पास में सोडे की रिक्वायरमेंट थी ना? और कुछ तो नहीं छूट गया हमारे पास में? चेक इट कि हमारे पास में ये सभी चने को रिमूव करने के लिए लाइन जो है इन सभी को वाटर में से हार्डनेस, इन सभी की हार्डनेस को रिमूव करने का काम करता है। एज वेल लाइन प्रोड्यूस होता है किसके अंदर? सोडियम मेटालिमिनेट के अंदर। यदि हम फंक्शन ऑफ सोडा देखें तो सोडा इन सभी को रिमूव करने में कैपेबल है। साथ ही साथ यदि हम बाइकार्बोनेट आयंस देखें तो उसके अंदर क्या होता है? लाइन जो है वो प्रोड्यूस होता है, सोडा जो है क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी बेटा? L-S थी। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? ओके, अब एक काम करें, देखें पॉइंट टू बी रिमेम्बर। आपको जब भी कैलकुलेशंस करेंगे ना बेटा तो कुछ पॉइंट जो है वो हमेशा ध्यान रखने हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखो, राइट ऑन योर कॉपी। यदि अपने पास में क्या होगा? इफ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट is present as hardness। यदि आपको न्यूमेरिकल के अंदर एज ए हार्डनेस ये पता रखें कि है पानी के अंदर, तो इनको कैसे ट्रीट करोगे? दे आर treated as what? treated as temporary calcium and temporary magnesium। तो इनके लिए रिक्वायरमेंट में वैसी ही रहेगी। टेम्पररी कैल्शियम के लिए L की रिक्वायरमेंट रहेगी, टेम्पररी मैग्नीशियम के लिए 2L की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर? दिस पॉइंट यू शुड नोट इन योर कॉपी कि ये पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया, यदि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट इज गिवन तो हमें क्या करना है? इसको टेम्पररी कैल्शियम और टेम्पररी मैग्नीशियम की तरह ही काउंट करना है। अच्छा, पानी के अंदर यदि आपके पास में NaCl दिया होता है, KCl दिया होता है, SiO2 सिलिका दी होती है, सैंड दी होती है, Fe2O3 दिया होता है, या फिर हमारे पास में सल्फेट दिया होता है, सोडियम सल्फेट दिया है, सोडियम का सॉल्ट दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट है, या सपोज टू बी पोटेशियम सल्फेट है। ये सभी दे डू नॉट कॉज एनी हार्डनेस, डू नॉट कॉज एनी हार्डनेस। तो इनको कैलकुलेशन वाले पार्ट के अंदर हमें लेना है क्या? नहीं लेना है। इनको कैलकुलेशन वाले पार्ट के अंदर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात बेटा? They are not calculated in the hardness calculations. These 2 points you have to remember. यदि हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट इज गिवन एट द प्लेस ऑफ बाइकार्बोनेट, तो इनको एज अ बाइकार्बोनेट की तरह ही काउंट करना है कि ये कैल्शियम, बिकॉज पानी के अंदर जैसे ही कार्बोनेट जाते हैं तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में चले जाते हैं यदि उनको फिल्टर करके प्रेसिपिटेट फॉर्म पे नहीं निकाला जाता है। एंड रेस्ट ऑफ दी सॉल्ट इफ गिवन KCl है, NaCl है, SiO2 है, सैंड है, Fe2O3 है, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, they do not cause any hardness, so we will not calculate them in the hardness calculations. Okay, चलो
मैं इसको इरेज कर रही हूँ। इरेज करने से पहले परमानेंट मैग्नीशियम Mg+2। परमानेंट मैग्नीशियम का मतलब हुआ बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। परमानेंट कैल्शियम का मतलब हुआ बेटा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट। ऑल द 3 कंपोनेंट्स, तीनों के तीनों आ जाएंगे। मैग्नीशियम के भी तीनों आ जाएंगे, कैल्शियम के भी तीनों आ जाएंगे। ये मतलब हुआ इसका। परमानेंट मैग्नीशियम मैंने यहाँ लिखा है, या मैंने यहाँ पे इसको ये लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट को भी रिप्रेजेंट करता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। टेम्पररी मैग्नीशियम लिखा तो ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मैंने परमानेंट मैग्नीशियम लिखा तो परमानेंट मैग्नीशियम जो है वो MgCl2 को, MgSO4 को और MgNO3 का 4 ट्वाइस तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? यहाँ पर मैंने परमानेंट कैल्शियम लिखा था, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट तीनों की बात कर रही हूँ मैं। चलो अब हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं। फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला अभी बनाना है ताकि साथ साथ में क्लियर हो जाए ना। फॉर्मूला कैसे बनाओगे? फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए? मैं इरेज कर रही हूँ बट ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है और कॉपी में लिखे रहो और उसको देखते रहो क्योंकि उसी की बेस हमको फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं क्या? इसको इरेज कर दूं मैं? ओके, तो एक को इरेज करती हूँ, दूसरे को अपलोड करते हैं फॉर्मूले को। अच्छा, बिफोर वी विल स्टार्ट योर फॉर्मूला, एक काम करो, 3 कंपोनेंट्स हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और क्या हमारे पास में Na2CO3 है। इनका मोलार मास निकाल दो तो बेटा, इनका मोलार मास निकाल दो, मोलार मास निकाल दो फटाफट से। तीनों का मोलार मास निकाल के बताओ कितना कितना आ रहा है, जल्दी करो। राइट डाउन इन चैट, फटाफट से लिखें आप लोग। कौन फर्स्ट लिख रहा है देखते हैं। तीनों का मोलार मास निकाल के। कैल्शियम कार्बोनेट का हमने निकाला था बेटा, कितना आया था? कैल्शियम कार्बोनेट का कितना आया था? एग्जैक्टली 100। व्हाट अबाउट द CaOH का होल ट्वाइस का कितना आ रहा है मोलार मास? इज 74, राइट। एंड व्हाट अबाउट दिस Na2CO3 का कितना आ रहा है बेटा? 106 आ रहा है। ठीक है, what it shows? It shows 100 parts of CaCO3 is equivalent to 274 parts of lime molecule, and it is also equivalent to 106 parts of Na2CO3। इस बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। फर्स्ट वी आर डूइंग लाइन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है बेटा, लाइन रिक्वायरमेंट मुझे निकालनी है। लाइन रिक्वायरमेंट निकालनी है, CaCO3 इक्विवेलेंट के फॉर्म पे निकालनी है हार्डनेस। तो उस समय मुझे क्या करना पड़ता है? 100 बाई CaCO3 का पास कितना आ रहा है बेटा? 74, तो 74 लिख दिया मैंने। अब लाइन की रिक्वायरमेंट किस किस को थी वो यू शुड राइट डाउन इन योर कॉपी। अभी हमने ऊपर लिखा है ना यहाँ पे, टेम्पररी कैल्शियम को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, प्लस 2 into 2 क्यों किया? बिकॉज टेम्पररी मैग्नीशियम को 2L की रिक्वायरमेंट रहती है। 2 into टेम्पररी मैग्नीशियम, ठीक है। और किसको चाहिए अपने पास में? इस फॉर्मूले में देखते चले जाओ। परमानेंट मैग्नीशियम को रिक्वायरमेंट है, प्लस किसकी रिक्वायरमेंट है? और बाइकार्बोनेट आयन को रिक्वायरमेंट है लाइन की। और किसको है? मिनरल एसिड को रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिक्वायरमेंट, H2S को रिक्वायरमेंट है, और कोवैलेंस के अंदर Fe+2 को रिक्वायरमेंट है, A+3 को रिक्वायरमेंट है, OH ions if present in treated water they also required। ठीक है ना, ये सभी इन सभी को क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। and all are in term of CaCH। इन सभी की हार्डनेस को किसमें लिखोगे? all in terms of
CaCO3 इक्विवेलेंट, ये सारी की सारी हार्डनेस किसकी फॉर्म पे लिखनी होती है, हमें CaCO3 इक्विवेलेंट की फॉर्म पे लिखनी होती है। अच्छा, लाइन प्रोड्यूस भी तो हो रहा था बेटा, तो माइनस किसके लिए करना पड़ेगा, हमें माइनस NaAlO2 करना पड़ेगा। दिस इज कंप्लीट फॉर्मूला, राइट। ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद करने की बजाय इसको यहाँ पे बंद करो। ये सारी की सारी हार्डनेस किसके अंदर होनी चाहिए, CaCO3 इक्विवेलेंट के अंदर होनी चाहिए थी। ठीक है, बोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अब हमको हार्डनेस किस में निकालनी होती है बेटा, समवॉट कुछ वॉल्यूम गिवन होता है पानी का, उसी के अंदर निकालते हो, तो वॉल्यूम हमको लिखना होता है। वॉल्यूम किस में लिखते हो आप लोग, लीटर्स में लिखते हो। जब हमें लाइन रिक्वायरमेंट निकालनी है तो उसके लिए वॉल्यूम तो होगा, कितने वॉल्यूम में निकालना है तो इनटू वॉल्यूम करना पड़ता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो लाइन जो होता है, लाइन और सोडा, वो डिफरेंट प्योरिटी का होता है। कई बार क्या होता है 80% LR AR, कौन सी ग्रेड का है, CDS क्या है, LR ग्रेड का है, कौन सी ग्रेड का है, उसके अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज प्योरिटी होती है बेटा। तो यदि 100 बाई परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या हुआ, इफ आई सेड की लाइन जो है वो 80% प्योर है, तो यू हैव टू पुट हियर 80, वैल्यू 80 यहाँ पे पुट करनी है आपको। इफ आई सेड की इट इज 98% प्योर, तो व्हाट यू शुड पुट द वैल्यू, क्या p की जगह क्या लिख देना है, परसेंटेज p की जगह 98 लिख देना है, दैट इज अ परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी जो होती है वो हर जगह के जो लाइन होगा प्रोड्यूस हुआ है वो अलग अलग होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लिखनी पड़ती है। अच्छा, कई बार क्या होता है, हमने बोला कि जब हमारे पास में गैलन्स ऑफ म्युनिसिपल वाटर होता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सीधे कट्टे खोल देते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो सोडा और लाइम है वो एक्सेस में सप्लाई हो जाता है। तो कई बार न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कि 10% एक्सेस इज सप्लाइड। तो व्हाट, हाउ यू विल फाइंड आउट द एक्सेस, तो इसके अंदर 100 प्लस एक्सेस करना होता है हमको, और अपॉन 100 कैसे निकालेंगे, इफ एक्सेस इज गिवन 10%, तो यू हैव टू पुट द वैल्यू 100 प्लस 10 अपॉन 100, 110/100 हमको लिखना पड़ेगा कैलकुलेशंस करते समय। 8 लिखा है तो यू शुड राइट डाउन 100 प्लस 8 अपॉन 100, दैट इज 108/100। क्लियर। अच्छा, ये सारा का सारा हमारे पास में कंप्लीट हो गया। अभी रिजल्ट जो है वो किसके अंदर आ रहा है हमारे पास में, ऑल आर इन CaCO3 इक्विवेलेंट, दैट मींस मिलीग्राम पर लीटर के अंदर आ रहा है। ये जो रिजल्ट आ रहा है वो किसमें आ रहा है बेटा, मिलीग्राम पर लीटर के अंदर आ रहा है। अब मिलीग्राम पर लीटर में जो आ रहा है रिजल्ट वो बहुत ह्यूज, बहुत लंबा आएगा। तो मिलीग्राम पर लीटर में जो रिजल्ट आ रहा है, इसको मुझे किसमें, ये जो रिजल्ट है वो किसमें आ रहा है आपके पास में, मिलीग्राम पर लीटर में आ रहा है, विच इज वेरी ह्यूज। मेरे को इसको किसमें कन्वर्ट करना है, केजी के रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं 10⁶ से मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। जैसे 10⁶ से डिवाइड किया तो जो रिजल्ट है वो किसमें आ जाएगा मेरे पास में, केजीज में आ जाएगा। और हमको केजीज के अंदर लाइन रिक्वायरमेंट निकालना होता है। अब सपोज टू बी, कई बार वाटर सैंपल अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी सैंपल के अंदर टेम्पररी कैल्शियम होगा, किसी के अंदर परमानेंट मैग्नीशियम होगा, किसी के अंदर ये और H2SE होगा। अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जो कंपोनेंट नहीं है उनको आप लोग छोड़ दें, और जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप लोग ले लें में। यश क्या हो गया बेटा, मोहित मैम कैमरा लेफ्ट करो। ओके, दिख रहा है बेटा, अभी दिख रहा है बोर्ड पूरा बेटा, इधरेस ओके, अभी प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया। ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, लाइन रिक्वायर्ड 100/74, 100 is molecular weight of CaCO3 and 74 is a molecular weight of COOH का whole twice लाइन मॉलिक्यूल का। अब लाइन मॉलिक्यूल किस किस को रिमूव करता है, इन सभी को रिमूव करता है। ये सारी हार्डनेस किसके अंदर होनी चाहिए, ऑल इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और किसको प्रोड्यूस करता है लाइन, तो सोडियम मेटाल्यूमिनेट जो लाइन प्रोड्यूस करता है। इनटू वाटर का जो भी वॉल्यूम दिया है वो लीटर्स में हमको लिखना होता है। हर जो केमिकल होता है उसकी परसेंटेज प्योरिटी होती है। लाइन के केस में देखें तो 100/परसेंटेज प्योरिटी, 90 लिखा हुआ था, 100/90 यू शुड पुट हियर। और एक्सेस सप्लाई हो गया है तो क्या करना पड़ेगा, 100 प्लस एक्सेस बाई 100 करना पड़ेगा।
तो इससे पूरा का पूरा रिजल्ट किस में आ जाएगा, मिलीग्राम पर लीटर में आ जाएगा। बट इट मेक्स कैलकुलेशन वेरी टफ, तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। इफ यू डिवाइड बाय 1/10⁶, रिजल्ट किसके अंदर आ जाएगा हमारे पास में, केजीज में आ जाएगा। तो हमें रिजल्ट किस में निकालना है बेटा, हमेशा लाइम सोडा रिक्वायरमेंट का केजीज में निकालना है। चलो फिर राइट डाउन सेकंड फॉर्मूला आप लोग खुद लिखें, सोडा रिक्वायरमेंट वाला फॉर्मूला फटाफट से लिख के दो मेरे को, सोडा रिक्वायरमेंट वाला फॉर्मूला जल्दी से लिख के दो सभी के सभी। कोशिश करो बेटा, टाइम हो गया है, बस ये सोडा रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके खत्म कर रही हूँ बेटा। टाइम अभी 9:40 पे कंप्लीट होता है। यू आर मतलब क्लास के टाइम 4 मिनट्स दे दो मेरे को, फटाफट से कंप्लीट करो सोडा रिक्वायरमेंट, देन विल ओवर द क्लास। सोडा रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू 100/106 आएगा बेटा। फिर साथ में क्या आएगा, किस किस को रिमूव करता है, परमानेंट कैल्शियम को रिक्वायरमेंट थी इसकी, परमानेंट मैग्नीशियम को रिक्वायरमेंट थी इसकी, परमानेंट मैग्नीशियम को रिक्वायरमेंट थी, और किसको रिक्वायरमेंट थी बेटा, आयरन को रिक्वायरमेंट थी, एल्यूमिनियम को रिक्वायरमेंट थी सोडे की, और किसको रिक्वायरमेंट थी, मिनरल एसिड्स को रिक्वायरमेंट थी, OH आयन यदि पानी में है तो उसको भी रिक्वायरमेंट थी, कार्बोनेट आयंस को रिक्वायरमेंट थी। बट प्रोड्यूस किसके अंदर हो रहा था, HCO3 नेगेटिव आयन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था। और इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट, सारी हार्डनेस किसके अंदर होनी चाहिए बेटा, CaCO3 इक्विवेलेंट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखना होता है हम लोगों को, वॉल्यूम लिखना होता है किसके अंदर, लीटर के अंदर। फिर हमारे पास में सोडे की परसेंटेज प्योरिटी गिवन है, 100/% प्योरिटी करना पड़ता है। एक्सेस गिवन है, नहीं दिया उसको छोड़ देना, ठीक है, जो दिया हुआ है उसको हमको कवर करना होता है। प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्सेस अपॉन क्या कर दूंगी मैं, 100 करते हुए बस में एक्सेस पे कैलकुलेट हो जाता है। ये पूरा रिजल्ट किसके अंदर आ रहा है, मिलीग्राम पर लीटर के अंदर। बट मुझे आंसर किस में चाहिए, मुझे केजीज में चाहिए, तो मैं क्या करूँ, बाय 10⁶ कर दूँ, तो मेरे पास में रिजल्ट किस में आ जाएगा बेटा, केजीज के अंदर आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर सोडा रिक्वायरमेंट एंड लाइम रिक्वायरमेंट, दोनों के फॉर्मूले क्लियर होता है हमारे पास में। दिस इज ऑल डन। कल इसके बेस हमको न्यूमेरिकल भी करने हैं। ये वाला टॉपिक यहाँ तक कल मैं सभी से वर्बली क्लास के अंदर पूछूंगी बेटा, कल टाइम ऑन द टाइम क्लास रहेगी, और सभी से वर्बली किसको लाइम की रिक्वायरमेंट थी, किसकी सोडो की रिक्वायरमेंट थी, इस फॉर्मूले को मैं वापस से पूछूंगी, कॉपी में लिखवाऊंगी आप लोगों को। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि अच्छा वन मोर थिंग, यू ऑल्सो हैव द कैल्सी विद यू, अपना जो कैलकुलेटर है वो भी साथ में रखें, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल्स करने होंगे तो कैल्सी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, राइट डाउन इन योर चैट, यहाँ तक समझ में आ गया है। एक्सेस में क्या लिखेंगे, एक्सेस के अंदर बेटा जैसे आपको लिख दिया 10% एक्सेस है बेटा, तो यू हैव टू पुट 10 वैल्यू हियर, तो 110/100 हो जाएगा। एक्सेस के अंदर जो एक्सेस दिया हुआ होता है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। यदि 8% लिखा है तो यू हैव टू पुट 8 हियर, और यदि 10 लिखा है तो यू हैव टू पुट वैल्यू 10 हियर। ओके, एंड परसेंटेज प्योरिटी के अंदर हमको क्या करना होता है, यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी जो भी दिए 87, 85, 83 जो दिए वो हमको इसकी लिखनी होती है, किसके अंदर, लाइम के अंदर लाइम की, सोडे के अंदर सोडे की परसेंटेज प्योरिटी लिखनी होती है। क्लियर, समझ में आ गया बेटा सभी को? एनी डाउट अबाउट दिस क्लास? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आना चाहिए एग्जाम के अंदर। ओके, क्लास को एंड करें बेटा, नेक्स्ट क्लास कल होगी बेटा, कल 11:10, कल नॉर्मल क्लास है अपनी 11:10 वाली, कल सैटरडे है ना, तो 11:10 हम लोग मिलते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।